आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिनोमिनन के, एक ऐसे इंसान की जिसके बीमार पड़ने पर पूरे देश के मंदिरों और मस्जिदों में दुआओं का दौर शुरू हो जाता है। लोग सिर्फ उनकी सलामती के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ देते हैं। ये एक अलग ही लेवल की दीवानगी है। बिल्कुल। ये कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक है। मतलब दुनिया जिसे भगवान मानती है, असल में वो इंसान कभी बेंगलोर की तपती सड़कों पे बस के टिकट काटा करता था। नाम था शिवाजी राव गायकवाड़। एक ऐसा वक्त भी था जब इस इंसान के पास मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, वहां तक जाने के लिए बस के किराए के पैसे भी नहीं थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे किस्मत के हर थप्पड़ का जवाब एक मशहूर हंसी और एक ऐसे स्टाइल से दिया गया जिसने इतिहास रच दिया। तो कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर 1950 को। बेंगलोर शहर, एक बेहद साधारण और आर्थिक रूप से संघर्ष करने वाले मराठी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है शिवाजी राव गायकवाड़। कोई खास चकाचौंध नहीं। बिल्कुल नहीं। घर में कोई चकाचौंध नहीं थी। पिता रामोजी राव एक पुलिस कांस्टेबल थे और माँ जीजाबाई घर संभालती थीं। 4 भाई बहनों में शिवाजी सबसे छोटे थे। गरीबी उनके घर में एक ऐसे मेहमान की तरह थी जो कभी वापस नहीं जाता। और ऐसी परिस्थितियों में ना बचपन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। सही कहा। और त्रासदी का सबसे बड़ा पहाड़ तब टूटा जब शिवाजी सिर्फ 9 साल के थे। उस छोटी सी उम्र में माँ का साया हमेशा के लिए सिर से उठ गया। माँ के जाने के बाद मानो उस बच्चे की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। 9 साल की उम्र, मतलब बच्चा समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या है। हाँ, और घर में पैसों की इतनी तंगी हो गई कि जीने के लिए पढ़ाई के साथ साथ भारी शारीरिक मेहनत वाले काम करने पड़े। ये वो उम्र होती है जब बच्चे खेलते कूदते हैं और यहाँ सर्वाइवल की लड़ाई चल रही थी। उन्होंने बाकायदा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाने वाले कुली का काम किया, फिर लकड़ी काटने और छीलने वाले बढ़ई यानी कारपेंटर का भी काम किया, जहां दिन भर पसीना बहाना पड़ता था। लेकिन इन सब के बीच, उस भारी थकान के बावजूद, शिवाजी की आंखों में कुछ और ही सपने पल रहे थे। सड़कों के किनारे होने वाले नाटकों में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। दिन भर की मेहनत के बाद रात के उन नुक्कड़ नाटकों में कहीं ना कहीं एक कलाकार जन्म ले रहा था। सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने का जो गहरा सदमा होता है और उसके तुरंत बाद कुली और कारपेंटर जैसे भारी काम करना, एक तरह की मेंटल टफनेस। एग्जैक्टली। ये चीजें इंसान के अंदर एक ऐसा मजबूत कवच बना देती हैं जिसे बाद में दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। बचपन का ये संघर्ष इंसान के भीतर एक अदम्य सहन शक्ति पैदा करता है। एक तरह से ये वो ट्रेनिंग थी जो उन्हें आगे की जिंदगी के लिए तैयार कर रही थी। वक्त थोड़ा आगे बढ़ा और इस लगातार संघर्ष के बीच जिंदगी में थोड़ी सी स्थिरता आई। शिवाजी राव को बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसे BTS कहा जाता है, वहां बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। उन्हें जो रूट मिला वो था रूट नंबर 10A। एक ऐतिहासिक रूट। हाँ, अब कहने को तो ये सिर्फ एक बस का रास्ता था, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत थी। देखा जाए तो एक बस कंडक्टर की नौकरी वैसे तो बहुत ही आम और रूटीन वाली होती है, बोरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा था। बहुत अलग। आज भी बैंगलोर के पुराने लोग बताते हैं कि शिवाजी राव जैसा बस कंडक्टर उस शहर ने न कभी पहले देखा था और न कभी बाद में। उनका वो मशहूर स्टाइल। हाँ, सोचिए एक बोरिंग सी सरकारी नौकरी को भी कोई आर्ट में कैसे बदल सकता है। ये उस बस में रोज देखने को मिलता था। टिकट काटने का उनका तरीका किसी नॉर्मल कंडक्टर जैसा नहीं था। वो टिकट को एक खास स्टाइल में हवा में उछालते, यात्रियों को देते समय बस की सीटों को इस तरह बजाते जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। और यही वो चीज है जिसे हम करिश्मा कहते हैं, एक खास ऑरा। और जब बस चलती थी तो गेट के पास फुटबॉर्ड पर उनके खड़े होने का स्टाइल इतना गजब का था कि मतलब लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए बस स्टॉप पर खड़े रह के उसी बस का इंतजार करते थे। मंगलवार की एक बोरिंग सुबह काम पर जाते हुए लोगों को एक रॉक स्टार बस कंडक्टर मिल रहा था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात समझने वाली है वो ये कि ये जो स्टाइल था, टिकट उछालना या बस के पायदान पे खड़े होना, ये किसी कैमरे के लिए कृत्रिम रूप से या जानबूझकर नहीं बनाया गया था। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी वहां। बिल्कुल नहीं। ये उनका स्वाभाविक व्यक्तित्व था जिसने एक उबाऊ सरकारी नौकरी को भी एक कला में बदल दिया था। एक इंसान का अपना असली रूप था जो बाहर आ रहा था। और इस असली टैलेंट को, उस छिपी हुई प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना उनके एक बहुत करीबी दोस्त राज बहादुर ने। उस बस के शोर शराबे के बीच राज बहादुर ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था।
हाँ, उन्होंने साफ शब्दों में शिवाजी से कहा कि तुम बस में ये टिकट काटने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा जन्म कैमरे के सामने आग लगाने के लिए हुआ है। जब कोई इंसान अपने असली रूप में इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो एक आम सी बस को भी अपना स्टेज बना ले, तो वो एनर्जी पहचानी ही जाती है। लेकिन जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। उस जमाने में एक सरकारी नौकरी मिलना किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता था। एक सुरक्षित नौकरी जहां हर महीने सैलरी आनी ही है, उसे छोड़कर बिना किसी बैकअप के मद्रास यानी चेन्नई जैसे अनजान शहर में कदम रखना बहुत बड़ा रिस्क था। आज के दौर में भी लोग एक स्टेबल जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने में डरते हैं। उस समय तो ये सोचना भी मुश्किल था। बिल्कुल। और मद्रास में परेशानियां सिर्फ पैसों की नहीं थी, भाषा की भी थी। एक ऐसा लड़का जो केवल मराठी और कन्नड़ बोलना जानता था, उसके सामने तमिल भाषा एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो गई। भाषा की दीवार बहुत बड़ी होती है, खासकर जब आप एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हो। मद्रास में ना कोई जान पहचान थी, ना कोई सपोर्ट। यहां से भूख और संघर्ष का एक नया और सबसे क्रूर दौर शुरू हुआ। कई रातें ऐसी थीं जब खाने के पैसे नहीं होते थे, तो सिर्फ पानी पीकर रातें गुजारनी पड़ती थीं। जब इंसान एक नए शहर में भूखा होता है तो सर्वाइवल की असली परीक्षा होती है। दिन में एक्टिंग क्लास में जाकर पसीना बहाना, और जब शाम होती तो समंदर के किनारे बैठकर अपनी तकदीर के बारे में सोचना कि आखिर ये सफर जाएगा कहाँ। हताशा के ऐसे पल किसी को भी अंदर से तोड़ सकते हैं। लेकिन इसी हताशा के बीच वो टर्निंग पॉइंट आया जिसकी तलाश थी। उनकी मुलाकात हुई दिग्गज फिल्म डायरेक्टर के बालचंदर से। बालचंदर की नजरें बहुत पारखी थीं। उन्होंने उस युवा लड़के के अंदर की वो आग देख ली, लेकिन उन्होंने कोई रोल ऑफर करने के बजाय एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण निर्देश दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अपनी तमिल सुधारो और मुझसे मिलो। ये कोई साधारण सलाह नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। अगर हम सफलता के पीछे के मनोवैज्ञानिक दृढ़ संकल्प का विश्लेषण करें, तो जब भूख और हताशा को एक सही दिशा मिल जाती है, तो वो इंसान को किसी भी नई भाषा या कौशल को पूरी तरह आत्मसात करने की क्षमता दे देती है। और शिवाजी ने भी यही किया। उस चुनौती को पार करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। अपनी नींद, भूख सब भूलकर उन्होंने पूरी ताकत तमिल भाषा पर विजय प्राप्त करने में लगा दी। जब आपके पास वापस लौटने का कोई रास्ता ना हो, तो फोकस कमाल का हो जाता है। और फिर आया वो ऐतिहासिक वर्ष जिसने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1975। फिल्म थी अपूर्व रागंगल, और इसी फिल्म के साथ डायरेक्टर के बालचंदर ने उन्हें एक नया नाम दिया, रजनीकांत। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर एक युग बन गया। हाँ, हालांकि इस फिल्म में वो कोई हीरो नहीं थे। ये दरवाजे को खोलकर अंदर आने वाला 15 मिनट का एक विलन का रोल था। लेकिन उन 15 मिनटों में उनके चलने के उस खास अंदाज और नजरों की तेज धार ने दर्शकों को पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया। वो एक नकारात्मक किरदार था, लेकिन फिर भी लोगों की नजरें स्क्रीन से नहीं हटी, और उस एक छोटे से रोल ने रजनीकांत के लिए दरवाजे खोल दिए। शुरुआत में उन्हें एक के बाद एक विलन की ही भूमिकाएं मिली, जैसे फिल्म मूंद्रू मोदीचू में सिगरेट वाला वो आइकॉनिक स्टंट। ये इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे एक एंटी हीरो या नकारात्मक किरदार निभाने वाले व्यक्ति ने अपनी विशिष्ट शैली के बल पर दर्शकों का ध्यान खींचा। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने एक्शन फिल्मों के जरिए विलन से नायक का सफर तय किया। बिल्ला और मुरुत्तु कलाई जैसी फिल्मों ने उन्हें हीरो बना दिया। और फिर सुपरस्टारडम की पराकाष्ठा फिल्म बादशाह का वो तूफान आया। बादशाह, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हाँ, एक साधारण ऑटो रिक्शा वाले और एक बड़े डॉन का वो किरदार। सिनेमा घरों में जो दीवानगी दिखी वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जब वो अपनी विशिष्ट शैली के साथ स्क्रीन पर आते थे, तो दर्शकों के दिलों में उन्होंने एक नायक से भी बड़ा, एक मसीहा का स्थान ग्रहण कर लिया था। और ये दायरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद अन्नामलाई, पड़ायाप्पा और मुथु जैसी फिल्मों का आना, जिन्होंने भौगोलिक सीमाओं को पार कर जापान तक में उनके सबसे ज्यादा प्रशंसक बना दिए। एक भारतीय अभिनेता के लिए जापान में ऐसी दीवानगी, ये साबित करता है कि उनका करिश्मा भाषा की सीमाओं से परे था। लेकिन जब सफलता और शोहरत अपने चरम पर होती है, तब कभी-कभी समय क्रूर परीक्षा लेता है। साल 2011 का वो भयावह दौर, फिल्म राणा के सेट पे शूटिंग चल रही थी। तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़े। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई।
वो पूरे देश के लिए एक डरावना समय था। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत सिंगापुर ले जाना पड़ा। उस वक्त पूरे देश में एक अजीब सा सन्नाटा था। हजारों प्रशंसकों ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सिर मुंडवा लिया। लोग मंदिरों में जमीन पर लेटकर परिक्रमा करने लगे। ये असीम प्रेम और अंधभक्ति का चरम है। जब ये संकट टला और होश आने पर रजनीकांत ने फैंस का प्यार देखा तो उनका वो भावुक बयान आया, मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। और यही से हमें पर्दे के पीछे वाले असली इंसान के दर्शन होते हैं। सही कहा, वो इंसान जो पर्दे पर करोड़ों की गाड़ियां चलाता है, जो एक भगवान का दर्जा पा चुका है, वो असल जिंदगी में सादी धोती पहनता है। वो कोई विग नहीं लगाता और अपने असली चेहरे को, अपनी ढलती उम्र को दुनिया से नहीं छुपाता। प्रसिद्धि के चरम पर भी जमीन से जुड़े रहने का ये एक बहुत बड़ा दर्शन है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जहां लोग उम्र छिपाने के लिए कुछ भी करते हैं, वहां अपनी मानवीय कमजोरियों को स्वीकारना उन्हें अन्य सितारों से अलग बनाता है। और उनकी आध्यात्मिकता का भी यही पहलू है। हर साल फिल्मों से एक लंबा ब्रेक लेकर वो शांति की तलाश में हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। वहां वो साधुओं के साथ जमीन पर बैठते हैं। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो गुप्त रूप से दान कर देते हैं, ये मानते हुए कि पैसा सिर्फ एक जरिया है, लक्ष्य नहीं। पर्दे का भगवान बनने के बावजूद हिमालय की शरण लेना ये स्थापित करता है कि उन्होंने शोहरत को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो इस पूरे अध्ययन से हम सारांश निकालें तो शिवाजी राव गायकवाड़ से सुपरस्टार रजनीकांत बनने की ये कहानी ये सिद्ध करती है कि जब इंसान के भीतर अपार मेहनत और स्वाभाविक शैली का संगम होता है तो विधाता भी तकदीर बदलने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल, 70 वर्ष से अधिक की उम्र में भी उनका वो जलवा आज भी बरकरार है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि संघर्ष और विजय का एक जीता जागता जज्बा है। और अब इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक गहरा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। जब कोई व्यक्ति इतनी अथाह प्रसिद्धि, अंधभक्ति और धन दौलत के शिखर पर पहुंच जाता है जहां से ऊपर कुछ नहीं है, तो शायद उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती उसे पाना नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती होती है उस चकाचौंध से खुद को अलग रखकर अपना मूल अस्तित्व बचाए रखना। क्या वास्तविक शक्ति दुनिया पर राज करने में है, या उस राजपाट को पीछे छोड़कर हिमालय की शांति में खुद को विलीन कर देने की क्षमता में है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहता है।